हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंग सीरीज का 8th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मॉन्स्टर ने वू गैंग को घायल कर दिया था और लीजिंग को मैसेज दिया था कि उन्हें माइन में काम को बंद करना होगा। बाई, जियांग और आशी का सामना जूरी से होता है, लेकिन तो डार्क वंस वहाँ आकर जूरी को घायल कर देते हैं। इधर टाई कुछ चेक करने माइन में आता है, जहाँ लीजिंग उसे बताता है कि गीमू भी यहीं आया हुआ है। वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी अजीब दिखे तो तुरंत इसकी खबर शिन्यू तक पहुँचा देना, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम नीजा को देखते हैं, जो अपने पिता के कहने पर हंटिंग करने आया है। एक खरगोश को मारने की वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता और ये देखकर वो इरिटेट हो जाता है। सोल्जर्स उसे वापस चलने को कहते हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये सब सोल्जर्स की ही गलती है और वो उन्हें अपने लिए एक नया शिकार ढूंढने को कहता है। इसी चक्कर में वो अपने गार्ड से अलग हो जाता है और वो देखते हैं कि नीजा गायब हो चुका है। आगे हम लीजिंग को देखते हैं, जो जीको को की एनर्जी की ट्रेनिंग दे रहा है। वो बताता है कि इस एनर्जी से तुम कुछ भी बना सकते हो, जैसे तलवार, पहाड़ या फिर नदी, और एक बार तुमने इसे मास्टर कर लिया तो ये अटैक करने में तुम्हारे काम आएगी। जी को ये देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि ये पावर तो खुद गीमू के पास भी नहीं है। लीजिंग कहता है कि वैसे तो देवता बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वो इंसानों के इस ट्रिक को कभी नहीं समझ पाए। तभी उसे नीजा के गार्ड्स की आवाज आती है और वो ये सुनकर घबरा जाता है कि उसका बेटा गायब हो चुका है। इधर माइन में वू गैंग की आँख खुलती है और खुद को ठीक करने के लिए वो फुई की दी हुई रेड पिल्स खा लेता है। तभी वहाँ सीनियर कैप्टन आता है और उसे बताता है कि शायद मॉन्स्टर ने नीजा को किडनैप कर लिया है। वू गैंग उसे ढूंढने में मदद करना चाहता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि तुम्हारी इंजरी बहुत सीरियस है और फिलहाल तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। आगे हम नीजा को देखते हैं, जो एक पेड़ से लटका हुआ है, और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। वो नीजा के मुंह से रुमाल हटाता है और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वू गैंग ही है। नीजा भी ये देखकर हैरान रह जाता है और तब वू गैंग कहता है कि आज तक तुमने बहुत अत्याचार किया है और अब मैं तुम्हें उसकी सजा देने वाला हूँ। नीजा उसे अपने पिता का डर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे अभी छोड़ देना चाहिए, लेकिन वू गैंग पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बताता है कि कैसे उसने लीजिंग को बेवकूफ बनाकर हजारों गुलामों को यहाँ से आजाद करा दिया और फिर भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो नीजा को बहुत मारता है और उसे याद दिलाता है कि कैसे वो गुलामों को बुरी तरह ट्रीट करता था और आज वो उससे इन सब का हिसाब लेगा। फिर वो एक चाकू निकालता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारा सिर काट कर तुम्हारे पिता को भेजने वाला हूँ। नीजा ये देखकर डर जाता है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि हमारी लाइफ भी गुलामों के जैसी ही है। वो बताता है कि मेरे पिता की एनर्जी के एक्सपर्ट हुआ करते थे, लेकिन उनकी इस शक्ति से देवता नाराज हो गए और उन्होंने मेरे पिता को हमेशा के लिए माइन के काम पर लगा दिया, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। नीजा उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे सिवा मेरे पिता का कोई नहीं है और अगर मैं मर गया तो वो बहुत अकेले हो जाएंगे। ये सुनकर वू गैंग उसे माफ करने को तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि तुम्हें मुझे की एनर्जी के बारे में सब कुछ बताना होगा। तब नीजा बताता है कि की एनर्जी से इंसान देवताओं तक को हरा सकता है, लेकिन इसे सीखने के लिए माइंड विजन का होना बहुत जरूरी है और इससे तुम वो देख सकते हो जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते। अचानक वू गैंग को अपने अंकल जियो की याद आती है, जो की एनर्जी का ही यूज किया करते थे, लेकिन वो अभी फिलहाल देवताओं की कैद में हैं। फिर वू गैंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि 1-2 दिन तुम्हें यहीं बिताने होंगे और फिर मैं आकर तुम्हें आजाद कर दूंगा। छुपता हुआ वो वापस माइन में आता है और सोचता है कि इससे लीजिंग को भी एक अच्छा सबक मिल जाएगा। वो जल्दी से और गुलामों को निकाल कर वहाँ से भगाने की सोचता है, लेकिन तभी उसके सामने जी को आ जाता है। वो पूछता है कि घायल होने के बावजूद तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वू गैंग कहता है कि मेरी इंजरीज अब हील हो चुकी हैं और मैं यहाँ मास्टर नीजा को ढूंढने आया था। वो जीको से उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन जीको कहता है कि ये काम मुझ जैसे प्रिंस का है और तुम्हें वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर कुछ सोचकर वो वू गैंग को एक दूसरा काम सौंपता है और उसे 2 ऐसे बच्चों को लाने को कहता है जिनकी उम्र 10 साल से कम हो। इधर हम जूरी को देखते हैं, जो डार्क वंस के अटैक से बहुत तकलीफ में है और बेहोश होकर नीचे शैंग राज्य में जा गिरता है। यहीं हम बाई, जियांग और आशी को देखते हैं, जिन्हें लगता है कि सामने जरूर कुछ गड़बड़ है और कुछ सोचकर वो उसे चेक करने जाते हैं। वहाँ उन्हें घायल पड़ा जूरी दिखाई देता है और जियांग और आशी के रोकने के बावजूद बाई उसकी मदद करने जाती है।
जियांग को लगता है कि ये अच्छा मौका है और उन्हें जूरी को मार देना चाहिए, लेकिन बाई इससे एग्री नहीं होती और कहती है कि उन्हें इसकी मदद करनी चाहिए। इधर माइन में वू गैंग न्यू और हु नाम के 2 लड़कों से मिलता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। उनके पूछने पर वो बताता है कि प्रिंस तुमसे मिलना चाहते हैं और ये सुनकर वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। तब वू गैंग बताता है कि प्रिंस भी हमारी तरह एक इंसान ही है और तुम्हें उसे ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। जल्दी ही वो लोग जीको तक पहुंच जाते हैं और वो उन्हें अपने साथ एक बड़े से रूम में ले आता है। वहाँ वो एक टब से गीमू को बाहर आते हुए देखते हैं, जिसका पूरा शरीर ब्लड से नहाया हुआ है और ये देखकर वो बच्चे डर जाते हैं। जीको वू गैंग को वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन वू गैंग पूछता है कि बच्चों को वापस आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसे भी इनसे कुछ काम करवाना है। जीको उसे वो काम किसी और को देने को कहता है और तभी वू गैंग को निजा की बताई एक बात याद आती है। उसने बताया था कि गीमू को किसी एंशिएंट बीस्ट ने घायल कर दिया था, जिससे उसके शरीर में बहुत जलन होती है और जीको छोटे बच्चों की मदद से उसे ट्रीट कर रहा था। वू गैंग समझ जाता है कि गीमू बच्चों को खाने वाला है और ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है। जीको एक बार फिर उसे जाने को बोलता है और कहता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। वू गैंग वहाँ से वापस जाने लगता है, जिस पर वो बच्चे डर जाते हैं और पूछते हैं कि आप हमें वापस लेने कब आओगे। वू गैंग कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी की वजह से वो बच्चे इस मुसीबत में फंसे हैं और अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। कुछ सोचकर वो सीधा लीजिंग के पास आता है और कहता है कि मैं मास्टर नीजा के बारे में जानता हूँ। लीजिंग को लगता है कि शायद उसने मॉन्स्टर को ढूंढ लिया है, लेकिन वू गैंग कहता है कि ये मॉन्स्टर का नहीं बल्कि देवता गीमू का काम है। ये सुनकर लीजिंग चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। तब वू गैंग उसे उन बच्चों के बारे में बताता है, साथ ही वो उसे नीजा का एक जूता दिखाता है और कहता है कि ये मुझे गीमू के चैम्बर से मिला है। जूता देखकर लीजिंग की हालत खराब हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि गीमू उसके बेटे को खा गया है। वू गैंग बड़ी चालाकी से उसका ब्रेन वॉश कर देता है और लीजिंग गुस्से से पागल हो जाता है। इधर जीको उन बच्चों को गीमू के हवाले कर देता है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी पल उन्हें खा जाएगा। तभी लीजिंग वहाँ आता है और उन्हें ये हैवानियत बंद करने को बोलता है। गीमू कहता है कि इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और तब लीजिंग डायरेक्टली उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। जीको लीजिंग को समझाता है कि उसे कुछ गलतफहमी हुई है और उसे इस तरह गीमू पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन लीजिंग कहता है कि अगर ऐसा है तो ये 2 बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। तब जीको बताता है कि गीमू एक देवता है और देवताओं को बलि देना तो एक पुरानी परंपरा है। ये सुनकर लीजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे इलाके में तुम ये सब नहीं कर सकते। गीमू उसे याद दिलाता है कि ये माइन देवताओं के अंडर है और बाकी इंसानों के जैसे उसकी हैसियत भी एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर वो कहता है कि मैंने हजारों बच्चों को खाया है और हो सकता है कि उनमें शायद तुम्हारा बेटा भी हो। लीजिंग के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपनी की एनर्जी से गीमू पर अटैक कर देता है। यही एक सीन में हम देखते हैं कि जूरी को होश आ गया है और वो वहाँ बैठी बाई की ओर बढ़ता है। तभी उसे याद आता है कि उन लोगों ने बेहोशी में उसकी बहुत केयर की है और कुछ सोचकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इधर जीको एक बार फिर लीजिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीजिंग उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि आज वो गीमू को सबक सिखा कर ही रहेगा। जीको जानता है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो इसे रोकने का तरीका ढूंढने लगता है। तभी वो गैंग उसके सामने आता है और उसकी आंखों में धूल झोंककर बच्चों को वहाँ से आजाद करा लेता है। जीको भी समझ जाता है कि ये सब उसी का किया धरा है और तुरंत ये बात जाकर गीमू और लीजिंग को बताता है। सोल्जर्स बिगफुट के साथ मिलकर वू गैंग और बच्चों को ढूंढने लगते हैं और जल्द ही उन तीनों को देख लेते हैं। वू गैंग किसी तरह बच्चों को वहाँ से भगा देता है और कहता है कि वो भी जल्द ही उनसे मिलने जरूर आएगा। तभी सीनियर कैप्टन उस तक पहुँच जाता है और पुरानी दोस्ती के नाते उसे खुद को और बच्चों को सरेंडर करने को कहता है। वू गैंग उसे समझाता है कि इससे उन बच्चों की जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि गीमू उन्हें मारकर खाना चाहता है। वो बाकी सोल्जर से पूछता है कि अगर इनकी जगह तुम्हारे बच्चे होते तो क्या तब भी तुम उन्हें गीमू के हवाले कर देते।
वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि बच्चों को छोड़कर तुम मुझे लीजिंग के पास ले चलो, लेकिन तभी वहाँ जीको आ जाता है। वो वू गैंग को हिट करता है और कहता है मुझे बेवकूफ बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब वू गैंग उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि आखिर मेरा गोबर वाला गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। जीको गुस्से में उसे मारने की सोचता है, लेकिन वू गैंग बताता है कि मेरे मरते ही नीजा भी मारा जाएगा और अपने टीचर के बेटे के लिए तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। तभी लीजिंग वहाँ आकर उसे अपने बेटे के बारे में पूछता है और वू गैंग उसे बताता है कि फिलहाल वो सही सलामत है और अगर तुम मुझे जाने दो तो वो भी जिंदा यहाँ पहुँच जाएगा। गीमू इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता और कहता है कि अगर तुम्हें छोड़ दिया तो देवताओं की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो गैंग लीजिंग को फिर से समझाता है कि ये कोई देवता नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है और इसके लिए इंसानी लाइफ का कोई महत्व नहीं है। ये सुनकर गीमू गुस्से में उसे पकड़ लेता है और लीजिंग को लगता है कि इससे नीजा की जान भी खतरे में आ जाएगी। तब गीमू कहता है कि आज मैं इसे मौत से भी बदतर सजा देने वाला हूँ और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।